आलमी किताब मेले तीसरे दिन कौमी उर्दू कौंसिल के स्टॉल पर आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। आज दो मुज़ाकरे होने हैं। पहले मुज़ाकरे का उन्वान है उर्दू फ़िक्शन में हिंदुस्तानी तहज़ीब 21वीं सदी के हवाले से। ये एक अहम मौजू है और इसमें 3 अहम शख्सियात भी शामिल हो रही हैं जो इस मौजू के हवाले से पुरमग़ज़ बातें करेंगी। सबसे पहले अबू बकर अब्बास साहब का नाम है। दिल्ली के दिल्ली यूनिवर्सिटी में सदर शोबा की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आप एक नाक़िद, मुहक़्क़िक़, शायर की हैसियत से जाने जाते हैं। फ़िक्शन इनका पसंदीदा मौजू है, इसलिए इनकी फ़िक्शन पे 3 किताबें आ चुकी हैं। मुमताज़ शीरीं नाक़िद कहानीकार, फ़िक्शन की तलाश में, तक़लीद से परे। तनक़ीद पर भी 2 किताबें हैं, तनक़ीद से परे अल्ताफ़ हुसैन हाली। सर का अभी कुछ दिनों कबल एक शेरी मजमुआ भी आया था जिसका नाम है नज़्माने। हमारे दूसरा नाम इस मुज़ाकरे का है खालिद अशरफ। प्रोफेसर खालिद अशरफ साहब का ताल्लुक़ वैसे तो बछराई यूपी से है, मगर दिल्ली में मुंतकिल हो गए। बाद में प्रोफेसर की हैसियत से करोड़ी मल कॉलेज से सबकदोश हो चुके हैं। कई किताबें इन्होंने तसनीफ़ की हैं। फ़िक्शन सर का भी पसंदीदा मौजू है। फसाने मंटू के और फिर बयां अपना, बर्रे सग़ीर में उर्दू अफ़साना, इनकी बहुत अहम किताबें हैं। फ़ारूक बख्शी साहब का भी नाम बहुत जाना पहचाना सा है। मेरठ यूपी से आपका ताल्लुक़ है। दिल्ली होते हुए उदयपुर, जयपुर, फिर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में से रिटायर हुए। सर की भी कई किताबें हैं। असल शनाख्त सर की तो शायर की हैसियत से है, मगर इन्होंने भी तनक़ीद पे भी कई किताबें लिखी हैं और तहक़ीक़ पर भी उनकी एक किताब है साग़िर निज़ामी हयात और कारनामे। शायरी में इनकी गज़ल व गज़ल, साज़ आवाज़, उदास लम्हों के मौसम, ये इनकी बहुत अहम किताबें हैं। अभी हाल ही में फ़ारूक साहब की एक किताब आई थी गालिब और तरक्की पसंद तनक़ीद, जिसे अदबी हलक़ों में काफ़ी सराहा गया। इस मुज़ाकरे की निज़ामत करेंगे डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक़ ज़ियादी साहब। अब्दुल रज़्ज़ाक़ ज़ियादी की इब्तदाई तालीम गाँव से होते हुए जामिया सल्फ़िया बनारस में उन्होंने फ़जीलत की है ना। फिर आला तालीम के लिए वो दिल्ली आ गए, जहाँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA और JNU से उन्होंने PhD डॉक्टर अनवर पाशा साहब के निगरानी में की। फ़िक्शन की अच्छी समझ है, मज़ामीन वग़ैरह लिखते रहते हैं। इनके मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मज़ामीन हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ रसाइल व जराइद में छपते रहते हैं। मैं बाहैसियत नाज़िम माइक अब्दुल रज़्ज़ाक़ ज़ियादी के हवाले कर रहा हूँ ताकि वो इस प्रोग्राम को, इस मुज़ाकरे को आगे बढ़ाएं। अस्सलामु अलैकुम। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के ज़ेर एहतमाम भारत मंडपम नई दिल्ली में 10 से 18 जनवरी 2026 तक चलने वाले इस आलमी किताब मेले के तीसरे दिन के प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मक़दम करते हुए मुझे हद दर्जा खुशी और फ़रहत व इंबिसात का एहसास हो रहा है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ से पहले मैं अपने लिए ये खुशगवार फ़रीज़ा समझता हूँ कि सबसे पहले मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और ख़ास तौर से हमारे जो वज़ीर तालीम इज़्ज़त माब श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, इनका शुक्रिया अदा करूं। इसी तरह कौमी कौंसिल के तमाम ज़िम्मेदारान, ख़ास तौर से हमारे हरदिल अज़ीज़ डायरेक्टर
डॉक्टर शम्स इकबाल साहब का और एडी मैम का कि इन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ पे मुनाकिद किया और हम सबको इस हॉल में एक साथ इकट्ठा होने का मौका फ़राहम किया। और आप तमाम का भी बहुत बहुत शुक्रिया और खैर मकदम है कि आप सब इस ठंड में दूर दराज से जो है यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। किताबों से होती है तकदीर रोशन, इस सिलसिले के तहत आज जो मुज़ाकरा है उसका उन्वान है उर्दू फ़िक्शन में हिंदुस्तानी तहज़ीब 21वीं सदी के हवाले से। उन्वान या मौजू बहुत ही दिलचस्प है और आज के हमारे इस मुज़ाकरे में जो अहले फ़न और असातिज़ा मौजूद हैं वो अपने आप में एक अंजुमन की हैसियत रखते हैं। प्रोफ़ेसर खालिद अशरफ साहब, आपका ताल्लुक़ दिल्ली यूनिवर्सिटी के KMC कॉलेज से रहा है। आप फ़िक्शन के नाक़िद हैं। बर्रे सग़ीर में उर्दू नावल, इनकी किताब से हम सब हमेशा जो है इस्तिफ़ादा करते चले आ रहे हैं। इसके अलावा शायरी पर भी इनकी गहरी नज़र है और बहुत सारी किताबें इनकी हैं जो हवाले की हैसियत रखते हैं। फ़ारूक बख्शी साहब भी नाक़िद हैं, शायर हैं। फ़िक्शन की दुनिया में एक बड़ा नाम है सर का। अच्छा, फ़िक्शन पढ़ने का और उन पर जो है अपना राय देने का शौक़ रखते हैं। फ़ारूक बख्शी साहब नाक़िद हैं, शायर हैं। फ़िक्शन से भी इनकी गहरी दिलचस्पी रही है। इनकी भी कई किताबें हैं और हम सब उनसे इस्तिफ़ादा करते चले आ रहे हैं। तीसरे जो हमारे पैनलिस्ट हैं, उर्दू फ़िक्शन हो या शायरी हो, तनक़ीद की दुनिया में उनका नाम ही काफ़ी है। शायद ही कोई ऐसा रिसाला हो जिसमें सर का मज़मून शाये ना होता हो। प्रोफ़ेसर उस्ताद मोहतरम प्रोफ़ेसर अबू बकर अब्बास साहब आज के ये हमारे माहिरीन इल्म फ़न हैं, इनसे हम इस गुफ्तगू में इस्तिफ़ादा करेंगे। अब मैं बाकायदा प्रोग्राम की तरफ आता हूँ और सबसे पहले मैं प्रोफ़ेसर खालिद अशरफ साहब की तरफ रुख करता हूँ। सर, मैं आपसे ये जानने की ख्वाहिश करूँगा कि कौमी कौंसिल ने आज के इस प्रोग्राम के लिए जो मौजू मुंतखब किया है, उर्दू फ़िक्शन निगारी में हिंदुस्तानी तहज़ीब, इसका क्या जवाज़ हो सकता है? आखिर कौंसिल वालों ने इस मौजू का इंतखाब क्यों किया? क्या हमारे यहाँ आज उस तरह से फ़िक्शन लिखा जा रहा है जिस तरह से हमारा जो क्लासिकी सरमाया है उसमें मौजूद है और उसमें हम अपने हिंदुस्तान को देख सकते हैं, उसमें हमारी हिंदुस्तान की तहज़ीब की अक्कासी की गई है। आज जो फ़िक्शन लिखा जा रहा है, क्या वाकई इसमें जो है उसी तरह से जो है अक्कासी नज़र आती है या फिर इसमें कुछ कमी है जिसकी वजह से जो है कौंसिल वालों ने इस मौजू का इंतखाब किया है? मैं आप सभी ख़वातीन हज़रात का इस्तक़बाल करता हूँ और मौजू NCPL ने दिया है, उनका अपना एक निज़ाम है, सिस्टम है, कमेटियाँ हैं, तो सोच समझ के ज़ाहिर है कि मौजू दिया गया होगा। अब हम बेहतर ये कि ये तहज़ीब का लफ्ज़ जो है पहले इस पे गुफ्तगू करें और फिर हम नावल की तरफ, फ़िक्शन की तरफ, अफसाने की तरफ आएंगे। मेरे जो दो साथी हैं, दोस्त हैं, वो ज़ाहिर है कि वो भी इतने ही बड़े तख्लीक़ार और एक्सपर्ट हैं जितने दूसरे बड़े नाम हमारे पास हैं जिनके नाम यहाँ लिए जाएंगे। शुक्रिया आप सभी लोगों का। दूसरी बात यह कि तहज़ीब और सकाफ़त ये बड़ा एक कंफ्यूजिंग हमारे इस्तिलाहें हैं। अंग्रेज़ी में अगर देखें तो तहज़ीब की जो अंग्रेज़ी है वो है सिविलाइजेशन, और दूसरा लफ्ज़ सकाफ़त जिसकी अंग्रेज़ी हम करते हैं कल्चर। तो सिविलाइजेशन एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जो बुनियादी तौर पे दुनिया में या किसी मुल्क में, किसी माशरे में जो पैदावारी ज़राए हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उसका अहाता करता है और उसके बाद मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से किस तरह वेल्थ जनरेट होती है, दौलत पैदा होती है और दौलत की तकसीम का निज़ाम क्या है,
ये दो तीन चीज़ें किसी चीज़ की, किसी खित्ते की, किसी इलाके की सिविलाइजेशन में आती है। और सिविलाइजेशन या तहज़ीब जो है एक बड़ा मौजू है। जैसे मोहनजोदड़ो की तहज़ीब, हिंदुस्तान की तहज़ीब, चीन की तहज़ीब, मिस्र की तहज़ीब। दूसरा लफ्ज़ है कल्चर, सकाफ़त। होता यह है कि देखा यह गया है कि तारीख़ हमें ये बताती है कि जब इंसान माशी तौर पे ख़ुद कफ़ील हो जाता है, जब उसके बुनियादी मसाइल जिन्हें कहा गया है ना कि रोटी कपड़ा और मकान जब हल हो जाते हैं, उसके बाद उसका जहन तख्लीक़ियत की तरफ राग़िब होता है और समझा जाता है कि तख्लीक़ियत, क्रिएटिविटी जो है ये हर जहन में, हर इंसान में, हर नॉर्मल इंसान में होती ही है। अब उस तख्लीक़ियत को सही समत मिलती है या नहीं, उस तख्लीक़ को सही ज़राए एक्सप्रेशन के, तशहीर के, रिसेप्शन के मिलते हैं या नहीं। तो अगर अच्छे रास्ते आपको मिल गए, अच्छे चैनल्स आपको मिल गए, तो तख्लीक़ियत आपकी आगे बढ़ती है, वरना तख्लीक़ियत बहुत सारी ज़ाय हो जाती है। रोज़ी रोटी के मसाइल में हम लोग उलझ जाते हैं, ये देखा गया है आपने, होता है ना। ख़ास तौर पे जो लोग हम पढ़ा रहे हैं, असातिज़ा, हमारे सामने मुस्तकिल ऐसे तुलबा और तालिबात आते हैं जिनके अंदर तख्लीक़ी सलाहियत होती है, लेकिन पता चला कि 10 साल बाद वो किसी ऐसे काम में लग गए, मसलन बैंकिंग में लग गए, इंश्योरेंस में लग गए, या किसी कारोबार में लग गए, या किसी दुकानदारी में लग गए, तो पता चला कि वो तख्लीक़ी सलाहियत जो है वो उसको मादूम हो गई, उसको रास्ता चैनल नहीं मिला। तो अगर तख्लीक़ी सलाहियत जब पैदा होती है, जब समाज में सरप्लस, आपके पास सरप्लस होता है, सरप्लस का मतलब ये है कि आपके पास कुछ फालतू वक्त और फालतू आमदनी होती है, तो फिर कल्चर पैदा होती है, कल्चर जन्म लेती है। और कल्चर भी दो तरह की होती है, एक तो अवामी कल्चर है, और अवामी कल्चर ज़ाहिर है कि जिसे लोक अदब हिंदी में कहते हैं, उसके एक पहचान ये बताई गई है कि वो सीना बसीना होती है और इतनी पॉपुलर हो जाती है, वो इतनी फैल जाती है कि उसमें कभी कभी तख्लीक़कार का नाम याद नहीं, मालूम नहीं होता कहाँ से शुरू हुई थी, और उसकी शक्लें बदल जाती हैं। दूसरा फिर यह है कि जब ग्रेट कल्चर जिसे कहते हैं, या फ़नून लतीफ़ा जिसे कहते हैं, उसमें शायरी, रक़्स, मौसीकी, फ़न तामीर और ड्रामा भी आप कह सकते हैं। उसमें एक नई सिन्फ़ ड्रामा, बहुत सारी पुरानी सिन्फ़ नहीं है उर्दू में, अंग्रेज़ी में, ये सब चीज़ें जुड़ जाती हैं। तो ये हमारी सकाफ़त का पहलू है, और इसी सकाफ़त में अदब, लिटरेचर भी आता है। तो अब जो मौजू हमें दिया गया है, उसके जहाँ तक मैं समझा हूँ, उसको हम इस तरह से आज टेकअप करेंगे कि नए फ़िक्शन में, नए नावल और अफसाने में हिंदुस्तानी सकाफ़त से मुराद क्या है। मैं फ़िलहाल हिंदुस्तानी तहज़ीब को मज़ीद वाज़े करने के लिए सकाफ़त या कल्चर का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, ये मेरा ज़ाती ख़्याल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जितना मैंने समझा है, बुनियादी तौर पे मेरी समझ ये है, मैं जिस तरक्की पसंद फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हूँ, उसमें लिटरेचर जो है, अदब, अदबियात समाजी ज़िंदगी का आईना है, समाजी ज़िंदगी की तस्वीरें दिखाता है वो। और जब आप कहते हैं कि समाजी ज़िंदगी की तस्वीरें दिखाता है, तो उसमें समाज का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है, जो बुनियादी ढांचा है, और ख़ास तौर पे जो माशी रिश्ते हैं, उस पर ज़ोर देता है। लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसमें फ़र्द के जज्बात, फ़र्द के एहसासात, फ़र्द के महरूमियाँ और फ़र्द की ज़िंदगी के दाखिली मसाइल, और इवन फ़र्द के जिस्मानी मसाइल, वो सारी चीज़ें भी जब कवर होती हैं, तो एक अदब पारा वजूद में आता है। और उस अदब पारे को जब हम उसका तज्ज़िया करते हैं, तफ़हीम करते हैं, तो हम ये तलाश करने की कोशिश करते हैं उसमें कि क्या जिस अहद में, या जिस समाज में, या जिस ज़बान में ये अदब पारा हमारे सामने पेश किया गया है, क्या ये अपने ज़माने की अक्कासी कर रहा है, या अपने ज़माने के नए इंसान की, नए फ़र्द की अक्कासी कर रहा है। क्योंकि आप ज़रा इस बात पर गौर कीजिए कि
हम जो अब से 30 साल पहले थे, जब मोबाइल फ़ोन आम नहीं हुआ था, बड़ा स्टेटस सिंबल था और वो बड़े साइज़ का होता था, बहुत बड़ा, और किसी किसी पे दिखाई देता था वो कहीं कहीं, हमारे पास तो नहीं था। और फिर सोशल मीडिया आया, फिर ये कलर चैनल आए, तो तमाम तरह की चीज़ें आए, तो इससे फ़र्द की जो ज़िंदगी है और फ़र्द का जहन, ये बुनियादी तौर पे एक मेजर तब्दीली आई है। और कहा जाता है ना कि ग्लोबल विलेज, तो इन सारी चीज़ों को जब हम टेकअप करेंगे तो बेहतर नतीजे पे हम पहुंच सकेंगे। बेशक सर, बहुत शुक्रिया। आपने जो है तहज़ीब और सकाफ़त पर तफसीली रोशनी डाली, और तहज़ीब क्या है, सकाफ़त क्या है, इन दोनों के दरमियान बहुत ही वाज़ेह अंदाज़ में फ़र्क बयान किया। आम तौर पर तहज़ीब और सकाफ़त की जब भी बात होती है तो इन दोनों के दरमियान जब हम फ़र्क पैदा करने की कोशिश करते हैं तो ये बात कही जाती है कि साड़ी, जैसे इसकी जो मिसाल है, बहुत ही उम्दा मिसाल है कि साड़ी हिंदुस्तान की तहज़ीब है साड़ी का पहनना, लेकिन अब वो किस क्वालिटी में वो साड़ी पहनी जा रही है उसको लोग जो है सकाफ़त का हिस्सा समझते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। सर, अब मैं फ़ारूक बख्शी साहब, प्रोफेसर फ़ारूक बख्शी साहब, सर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि जो कहानियाँ लिखी जा रही हैं 21वीं सदी में, वो कौन अहम नाम हैं और उनके यहाँ हम जो है हिंदुस्तान की तहज़ीब की अक्कासी भरपूर अंदाज़ में पाते हैं, उनकी तख्लीक़ात में, उनकी कहानियों में, चाहे वो फ़िक्शन हो या फिर जो है क्या नाम है, नावल हो या फिर अफसाने। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ज़ियादी साहब आपका, बहुत सलीके से आपने हम तीनों का तारुफ़ कराया और देख के खुशी हुई कि हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। और बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ NCPL का कि उन्होंने इस अहम मौजू पर मुज़ाकरा मुनक़िद किया और हमें दावत दी, इसलिए कि जब से शम्स इकबाल साहब ने कमान संभाली है उसके बाद से NCPL नई मंजिलों की तरफ गामज़न है। आपने देखा कि अलीगढ़ का फेस्टिवल सारी दुनिया में उसका चर्चा है, किताबों की तक़सीम का, तो ये बहुत बड़ी बात है। सवाल मुझसे ये किया गया कि 21वीं सदी का जो अफसाना है बतौर ख़ास, इसलिए कि बहुत बुनियादी काम हमारे दोस्त खालिद अशरफ साहब ने ये किया कि तहज़ीब और सकाफ़त के हवाले से उन्होंने बड़ी गहराई और गहराई के साथ वो बयान दिया, जिससे इस प्रोग्राम का बेस बुनियाद तैयार हो गई। हालांकि हम लोगों के जहन के अंदर जो तहज़ीब का तसव्वुर है बतौर ख़ास हिंदुस्तानी तहज़ीब का तसव्वुर, वो एक ऐसी मिली जुली तहज़ीब का तसव्वुर हमारे जहन के अंदर है कि जहाँ हमारी इक़दार, हमारे खान पान, अब वो जो साड़ी का ज़िक्र किया गया, तो साड़ी का ज़िक्र यह है कि असल में साड़ी पहले से हिंदुस्तान की हज़ारों साल की तहज़ीब से वाबस्ता है। तो आज भी आप देखते हैं कि चाहे कोई किसी मज़हब का हो, किसी ज़ात का हो, ख़वातीन में ख़ास तौर से शादी के बाद तो सभी साड़ी पहनना पसंद करते हैं। वो तहज़ीब का एक हिस्सा है सकाफ़त का। और वाकई ये दोनों लफ्ज़ आपस में ऐसे गड़मड़ हैं कि बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। मैं भी जब ख़ास तौर से सोचता हूँ नावल के हवाले से, अफसाने के हवाले से, तो मेरे जहन के अंदर तहज़ीब का एक तसव्वुर है, और वो तसव्वुर है जो पिछले 1000 साल के अंदर जिसकी जो डेवलप हुई है बहुत तेज़ी के साथ। मैं आज सुबह कुछ किताबें उलट पलट रहा था, तो एक किताब में एक कोटेशन मुझे नज़र आया, मेरे ख्याल में क़ुर्रतुन हैदर का है शायद। उन्होंने लिखा कि इस वक्त हम ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जब तमद्दुन की शनाख्त भी गायब होती जा रही है। वो जो जिस ग्लोबलाइजेशन का जिक्र किया है इन्होंने, जिस ग्लोबल विलेज का जिक्र उन्होंने किया है, उसकी बरकतों के साथ जो बहुत सारी ज़हमतें हमारी ज़िंदगी में दाखिल हुई हैं, वो ये भी है कि बहुत तेज़ी के साथ हमारी तहज़ीब की शनाख्त ख़त्म होती जा रही है, और इस तमद्दुन की मौजूदगी को महसूस करने वाले भी बहुत कम लोग बाकी हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात मुझे दिल को लगी कि इस ग्लोबलाइजेशन ने जहाँ बहुत नज़दीक का रिश्ता हम लोगों के दरमियान कायम किया है, वहाँ हमारे अंदर बेइंतहा दूरियाँ भी पैदा कर दी हैं कि पड़ोस में रहने वाले फ्लैट में मुझे नहीं पता होता कि कौन रह रहा है कई के साल तक। क्योंकि अब मैं यहाँ ट्रैक से हट के गुफ्तगू नहीं करना चाहता, वरना आज ही कल संडे की सुबह को मेरे साथ वाक़या हुआ कि मेरे सामने वाले फ्लैट में जो साहब रहते हैं, तो मैंने पूछा कि लंदन से आए हो भाई? बोले नहीं साहब, मुजफ्फरनगर के हैं। तो मैंने कहा 6 साल भर हो गया आपको,
न सलाम न दुआ। और मैंने कहा मुजफ्फरनगर के हो तो छूटते ये बोलते, और भाई कई दिन से मिला ही नहीं तू तो वो बहुत ज़ोर से हंसे शर्मा जी, कहने लगे सर माफ़ कर दीजिए मुझे, मैं पता चल गया आप टीचर हैं और आप नहीं छोड़ेंगे किसी को। तो 21वीं सदी में एक चीज़ और उसकी वजाहत करना चाहता हूँ। अब खालिद अशरफ के बारे में बोलेंगे तो तूल में बराबर में बैठेंगे तो तूल बयानी तो हिस्सा बनेगी, देखिए साहब। तो एक बात की वजाहत और कर दूँ आपसे कि 21वीं सदी में जो फिक्शन लिखा जा रहा है उसके अंदर हमारी वही तहजीबी रंगारंगी है, लेकिन जिस बात की तरफ इशारा किया मैं इसे कुर्रतुल हैदर ने, मैं उसे और बढ़ाऊँगा। थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी कमी आई है, कुछ हठधर्मी की वजह से, कुछ वजह से, लेकिन ये तहजीब और ये तमद्दुन इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली चीज़ें होती नहीं हैं असल में। मैं कहानी पढ़ रहा था नींव की ईंट, हुसैन भाई की, हुसैनुल हक की कहानी नींव की ईंट है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए उस कहानी को पढ़ते हुए कि वहाँ से लौटने के बाद वो जो पकड़ धकड़ हो रही थी और वो ईंटें छुपाई जा रही थी, तो वो जो मुसलमान दोस्त है वो उससे कहा जाता है कि तुम अपने घर में रख लो, और वो खुशदिली के साथ उस ईंट को कबूल करके छुपा लेता है ताकि मेरे दोस्त को किसी तरह की परेशानी ना हो। अब बताइए इसे क्या कहेंगे आप, मुझे बताइए। ये 21वीं सदी की एक तहजीब को देखने का एक नया जाविया है ये, बिल्कुल उस तरह से। और मेरे ख्याल में बातें करते रहेंगे, आप जब भी हुक्म देंगे बीच में। भाई देखिए 1 घंटा तो सरकार देती पैसा हमें पढ़ाने का क्लास में, तो वो गुंजाइश है ना, बाकी आप जब आप हुक्म देंगे जब आगे। शुक्रिया सर। जिस ग्लोबलाइजेशन के दौर से हम गुज़र रहे हैं इसमें हमारी जो तहजीबी रिवायतें हैं वो बड़ी हद तक जो है मादूम होती जा रही हैं। ये शायद कुर्रतुल ऐन हैदर का एक इक़्तिबास था जो सर ने सुनाया। सर मैं इसी कोटेशन को सामने रखते हुए थोड़ा सा आपकी तरफ तवज्जो करना चाहूँगा, और मेरा सवाल ये है कि सर अगर जो है आज तहजीबी अक़दार और रिवायात जो है कम हो रही हैं, तो वैसी सूरत में आज जो फ़िक्शन लिखा जा रहा है उनमें क्या उसी तरह से हम जो है तहजीबी रिवायतों को तलाश करने की कोशिश करेंगे जिस तरह से हम पुरानी किताबों में या फिर जो कुर्रतुल ऐन हैदर या उससे पहले के जो लिखने वाले थे उनमें हम तलाश करते हैं? ज़ाहिर सी बात है हमारे पास जो तहजीब व सकाफ़त की जो भी बुनियादें हैं या भी जो भी अनासिर हैं वही खान पान, रहन सहन और आदात व अतवार और लिबास पोशाक, इन सब तहजीब व सकाफ़त से बस हम इतना ही मुराद लेते हैं। आज जो फ़िक्शन लिखा जा रहा है क्या उनमें हम अगर यही तलाश करेंगे तो फिर जो है दोनों में क्या फ़र्क रह जाता है? मैं इस पर जो है रोशनी डालने की गुजारिश। बेहद शुक्रिया ज़ियादी साहब। आपका सवाल था कि आज जो फ़िक्शन लिखा जा रहा है इसमें हिंदुस्तानी तहज़ीब नज़र आती है या नहीं। तो देखिए 2-3 चीज़ें हैं जिस पे हमें गुफ्तगू करनी चाहिए। तहज़ीब के बारे में तो खालिद अशरफ साहब ने बताया। तहज़ीब, तमद्दुन, सकाफ़त। तमद्दुन बिल्कुल अलग चीज़ है। तमद्दुन का मतलब है शहर में आप कैसे रह रहे हैं, आपकी सड़कें कैसी हैं, घर कैसा बना हुआ है, तौर तरीक़ा क्या है ना, ये सारी चीज़ें हैं जो सरकारी प्रोग्राम्स हैं वो सब तमद्दुन में आता है। यानी एक रहने सहने का जो तरीक़ा है वो। अब तहज़ीब उसके बाद में आई है, तमद्दुन के बाद में आई है। सबसे पहले तमद्दुन आता है इंसानी बस्तियों में, इंसानी जगहों में, उसके बाद तहज़ीब का नंबर है। देखिए तहज़ीब क्या है। तहज़ीब जैसा कि यहाँ बात की गई कि जो आपकी बूदोबाश है, रहना सहना, मेले ठेले, ईद, तीज त्यौहार, शादी ब्याह की रस्में, कपड़े पहनने का तरीक़ा, ये सारी चीज़ें तहज़ीब में हैं। तो आप किस तरह से रहते हैं, क्या चीज़ें खाते हैं, किस तरह से आपके मेले ठेले होते हैं, किस तरह से आपके तीज त्यौहार हैं, किस तरह से आपके शादी ब्याह के रसूमात हैं। इसके बाद आता है सकाफ़त। इसमें हम मुसव्विर को रखते हैं, अदब को रखते हैं, शायरी को रखते हैं, जो इल्मी तौर पे या अदबी तौर पे हमें रिच बनाता है। ये सारी चीज़ें। अब जो आपका मौजू है वो ये है कि उर्दू फ़िक्शन में हिंदुस्तानी तहज़ीब। तहज़ीब का मतलब जब भी आता है तो देखिए हमारी यहाँ पहले तो हम ये तय करें कि वाकई फ़िल वक्त हमारे मुल्क में हिंदुस्तानी तहज़ीब है या नहीं, और डाउट है। हम इस वक्त हिंदुस्तानी तहज़ीब से ज़्यादा मग़रबी तहज़ीब में जी रहे हैं, है ना। तो हिंदुस्तानी तहज़ीब फ़िक्शन में भी उसके बनिस्बत बहुत ही कम है। तहज़ीब
ये है कि अच्छा, हिंदुस्तान ये जो हमारे उर्दू फिक्शन में सियासत तो लिखा गया है, समाज तो लिखा गया है, तहज़ीब ज़रा कम कम है 21वीं सदी के हवाले से। तहज़ीब आपको देखना तो प्रेमचंद की यहाँ देखिए, पंडित सुदर्शन की यहाँ देखिए, लाम अहमद अकबर आबादी से ये इन लोगों के यहाँ देखिए, नज़ीर अकबर आबादी के यहाँ देखिए, मुसव्विर राशिदुल खैरी वगैरह, इन लोगों के यहाँ एक तरह की तहज़ीब मिलती है। लेकिन बाद में जो 21वीं सदी में जो नावल हमारे यहाँ लिखे जा रहे हैं तो उसमें सियासत है किसी हद तक और किसी हद तक समाज है, तहज़ीब बहुत ही कम है। और हिंदुस्तानी तहज़ीब तो तकरीबन न के बराबर है। बेशतर वो तहज़ीब है, अब यह यहाँ मतलब अब धोती वाले, कुर्ता वाले, लुंगी वाले, पजामे वाले कितने मिलते हैं? आपको नहीं मिलते हैं। जो शादी ब्याह में खाने का तौर तरीक़ा होता है वो नहीं मिलते हैं। आपका जो तीज त्यौहार था उसका सारा तरीक़ा बदल गया, शादी की रस्में सारी कुछ बदल गई। तो अब वो तहज़ीब बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तानी तहज़ीब हमारे यहाँ तकरीबन न के बराबर है। लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ लिखा जा चुका है हमारे यहाँ। अभी इन्होंने सवाल किया था कि कौन कौन से लोग हैं जिनके यहाँ हिंदुस्तानी तहज़ीब मिलती है। देखिए इसमें कई नावल भी लिखे गए हमारे यहाँ 21वीं सदी में। मसलन सैयद मोहम्मद अशरफ का नावल आया है ना, आखिरी सवारियाँ, उसमें हिंदुस्तानी तहज़ीब है। किस तरह से लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम मिल कर के रहते हैं, एक दूसरे के यहाँ आना जाना है, खाना पीना का तबादला है, कुआँ शेयर होता है, उसी कुएँ से हिंदू भी पानी लेते हैं, मुसलमान भी पानी लेते हैं। इश्क़ व मुआशक़ा भी उन्हीं में होता है जिन्हें आजकल ममनू करार दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा गिरदाब है शमूएल अहमद का, उसको देखिए, उसमें हिंदुस्तानी तहज़ीब है। किस तरह से दुर्गा पूजा है, दशहरा है, ये सारी चीज़ें हैं। उन्हीं का एक और नावल है चमरासुर, उसमें भी हिंदुस्तानी तहज़ीब है। किस तरह से यहाँ के लोग दलित तबक़े को की ज़िंदगी का तर्ज़ क्या है, सियासी आला तबक़ा जो है उसका तौर तरीक़ा क्या है, उसकी तहज़ीब क्या है, वो कहाँ ठहरते हैं, किस तरह से रहते हैं, किस तरह से कपड़े पहनते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। ख़ुद जो इनका अभी नावल आया है मोहसिन ख़ान का, वो है। ये सारी चीज़ें, इस तरह के बहुत सारे नावल हैं। सर मैं थोड़ी सी आपकी गुफ्तगू को थोड़ी सी और तूल देना चाहता हूँ। सर आपने अभी शुरू में कहा कि अब हमारे यहाँ जो हमारा जो रहन सहन है, जो अंदाज़ है और तर्ज़ ज़िंदगी है, इसको अगर सामने रख कर के देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी तहज़ीब बची ही नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन अगर इस बात की रोशनी में अगर हम देखें तो ऐसी सूरत में फिर हम हमारे जो नए नावल लिखे जा रहे हैं उनमें हम उन चीज़ों को फिर तलाशने की हमें कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, या फिर जो है हमारा तहज़ीब का जो मेयार हो सकता है वो कुछ बदल गया है। कोशिश नहीं करेंगे, सवाल नहीं करेंगे तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। NCPL ने जो ये उन्वान रखा है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इस पर गुफ्तगू होगी तो लोग हिंदुस्तानी तहज़ीब को अपने फ़िक्शन में शामिल करेंगे। अगर इसको हम भूल जाएंगे तो आइंदा ये सब कुछ नहीं लिखा जाएगा। जिन जिन चीज़ों को आप भूलेंगे, जिन चीज़ों के बारे में सवाल नहीं करेंगे, जिन चीज़ों को बाज़ाफ्त करने की कोशिश नहीं करेंगे, वो गोया कि ख़त्म है ना। तो इससे फ़ायदा ये होता है। लेकिन ये है कि तहज़ीबें लिखी जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं लिखा जा रहा, कम लिखा जा रहा है, लेकिन लिखा जा रहा है। समाज ज़्यादा लिखा जा रहा है, समाज का बयान ज़्यादा होता है। तो जो तहज़ीब है वो कम है और मेरे ख्याल से उस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए हमारे फ़िक्शन राइटर्स को। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। अब मैं फिर से जो है प्रोफेसर खालिद अशरफ की तरफ रुख करता हूँ और सर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा, ख्वाहिश करूँगा कि चूँकि आप उर्दू के नाक़िद हैं, बर्रे सगीर में उर्दू नावल आपकी किताब है, बहुत ही अहम किताब है, मर्जे की हैसियत रखती है। सर नावल और हिंदुस्तान की जो तहज़ीब है इसके बीच में क्या रिश्ता है और इसको हम किस तरह से देख सकते हैं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही मेरे जहन में, उलझ रही हैं, और मैं यहाँ बोल भी रहा हूँ और उधर से सुन भी रहा हूँ। ये बेवक्त वक्त मैं एक सामे भी हूँ, राजकमल प्रकाशन से आवाज़ें आ रही हैं, तो उधर से आ रही हैं आवाज़। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, वैसे ही अब हिंदी का तो बोलबाला है आजकल, तो हिंदी की आवाज़ें भी ज़ाहिर है कि ज़्यादा लाउड हैं, हम लोग की आवाज़ें थोड़ी कमज़ोर पड़ रही हैं। बहरहाल हमारा फिक्शन कमज़ोर नहीं पड़ रहा है, बेशक। एक बात। दूसरी बात यह है कि आजकल ईरान में आप देख रहे हैं ना, काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। तो ईरान में 1979 में, जिसे अंग्रेज़ी में 79 कहते हैं, इनकलाब आया था। उससे पहले शाह ईरान की हुकूमत थी और वो बहुत मॉडर्न समझी जाती थी। वहाँ डांस, गैम्बलिंग, वाइन, अंग्रेज़ी फिल्में
नाच गाना, स्कर्ट, थ्री पीस सूट वगैरह ये सारा था। उसके बावजूद इनकलाब आ गया। जब इतनी सारी चीज़ें आपके पास हैं, नाच गाना भी है और डांस भी है और स्कर्ट भी है और थ्री पीस सूट भी है और पीने के लिए वाइन भी है, तो फिर इनकलाब क्यों आया? तो वहाँ एक इंटेलेक्चुअल हैं थे, बल्कि जलालुद्दीन अहमद, उन्होंने लिखा कि हम वेस्ट टॉक्सिकेशन का शिकार हो गए थे। वेस्ट का टॉक्सिकेशन, दो लफ्ज़ों को जोड़ के उन्होंने कहा कि जो मगरिब का जहर था, उर्दू में कहें, उसका शिकार हो गए। तो वो उसको डिफ़ाइन करते हैं कि मगरिब का जहर क्या था। बज़ाहिर वहाँ बड़ी मगरिबियत फैल गई थी, बड़ा नाच गाना हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि हमारी बदनसीबी ये रही कि हमने वेस्ट के जो फूहड़ क्रूड एलिमेंट्स थे वेस्टर्न तहजीब के, वेस्टर्न कल्चर के, वो लिए। उसमें क्या है? शराब, जुआ, नाच गाना और छोटा लिबास, जिसकी वजह से हमारे अवाम में जो गरीब थे, ये मिथ, ये मिसकॉन्सेप्शन फैल गया कि यही वेस्टर्न कल्चर है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैंने देखा उस सोसाइटी को, वो लोग हमसे ज़्यादा कपड़े पहनते हैं। एक बात तो ये समझ लीजिए, इसलिए कि क्लाइमेट ठंडा है उनका। अगर छोटे कपड़े पहनेंगे तो बहुत ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एक बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात ये है कि उनके यहाँ जो पंक्चुअलिटी है, जो लॉ एंड ऑर्डर है और जो ह्यूमन राइट्स का रेस्पेक्ट है और जो एनवायरनमेंट की सफाई सुथराई है और जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है और जो रिसर्च का मादा है, उनके जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं, जो उनके पास लाइब्रेरीज़ हैं, आप यकीन कीजिए कि वेस्ट के कल्चर की बुनियाद वो लाइब्रेरीज़ और लेबॉर्ट्रीज़ हैं, ना कि वो नाच गाना। हमारी कमज़ोरी ये रही कि हमने वो ख़राब वाले जो सिंबल थे, घटिया वाले, वो तो ले लिए वहाँ से, उनकी पंक्चुअलिटी नहीं ली हमने। जैसे हम कहते हैं कि 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं, और आते हैं हम आधे घंटे में या 1 घंटे में। झूठ बोलते हैं। कल मैं जा रहा था मेट्रो में, तो एक खातून जो ज़ाहिर है कि अपने हस्बैंड से कुछ लड़ रही थी, वो कह रही थी कि तुमने कहा था कि इतने बजे यहाँ जाओगे, कुछ घर का सामान लाना होगा, और तुम कहाँ हो? तो उसने कुछ कहा कि मैं यहाँ हूँ। शम्स इकबाल साहब तशरीफ़ ले आए हैं, आप यहाँ आइए, यहाँ आइए, दोनों जगह आपकी हैं। हवाएं उनकी, घटाएं उनकी, समंदर उनके, जहाज़ उनके। तो वो कह रही थी कि तुम अपनी लोकेशन भेजो मुझे कि असल में हो कहाँ। तो पता चला कि लोकेशन की वजह से वो जनाब फंस गए, वरना वो जो जगह बता रहे थे, वो जगह जहाँ थे वो उससे मेरे ख्याल में 20 किलोमीटर दूर थी। तो हमने जो ख़राब चीज़ें थी, झूठ बोलना और मोबाइल फ़ोन को कैसे इस्तेमाल करना और क्या क्या इस पर रात दिन ये सब देख रहे हैं हम। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है पूरी, जिसमें सारी हमारी आबादी जो है डूबी पड़ी है, वो तो ले लिया हमने। तो एक तो वेस्टर्न कल्चर के बारे में ये गलत फहमी। दूसरी बात यह है कि कल्चर तो दोस्तों और भाइयों हर आन बदल रहा है, और मेरे दादा थे, जैसे कि लोग दादा होते हैं, आज मैं महसूस करता हूँ कि मेरे दादा और मुझ में मेरे ख्याल में 10% चीज़ें कॉमन हैं। मेरे दादा की जो तहजीब थी और जिस अंदाज की ज़िंदगी गुजारते थे, वो बहुत आरामदेह और बहुत आहिस्ता और स्लो, और लिबास भी उनका ढीला ढाला, लूज़, बहुत कंफर्टेबल होता था। सोच समझ के बात करते थे, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, किस वक्त जाना है, क्या सफ़र की तैयारी होती थी पूरी। एक दो ट्रेनें आती थी, ज़्यादा ट्रेनें भी नहीं थी। तो अब मेरी ज़िंदगी में अफरा तफरी है, कोई निज़ाम ही नहीं है। न कोई मेरा लिबास मुकर्रर है, न कोई मेरा टाइम मुकर्रर है, ना मुझे किससे मिलना है और किस पे फ़ोन पे बात करनी है और किसका फ़ोन आ गया और क्या मुझे बहाना करना पड़ रहा है। जैसे आज सुबह मुझे बहाना करना पड़ा, मैं कुछ किताबें देख रहा था, एक दोस्त का फ़ोन आ गया, तो मुझे झूठ बोलना पड़ा कि मैं इस वक्त बाथरूम में हूँ। ज़्यादा बड़ा झूठ तो नहीं बोल सका मैं, मेरी हिम्मत नहीं है झूठ बोलने की, ज़्यादा ये कमी है मेरे अंदर। तो खैर ये बात हो रही थी तहजीब के हवाले से। तो तहजीब तो हैरान बदल रही है, और अगर आज हम सोचें कि पुरानी 1950 या इवन 1990 1980 में जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वो तहजीब तो वापस आने से नहीं रही। बहुत शुक्रिया सर।
आपने बदलती हुई जो तहज़ीब है और नावल और तहज़ीब का क्या रिश्ता है, इस पर रोशनी डाली। सर, आमतौर पर जब भी जो है फ़िक्शन की बात होती है तो हम कुछ नावलों का ज़िक्र करके जो है अपनी बात ख़त्म कर देते हैं, और फ़िक्शन ज़ाहिर सी बात है जहाँ नावल की फ़िक्शन में बड़ी अहमियत है, वहीं जो है अफसाने की भी अफसाने का अपना एक मुकाम है, और उस तरह से अफसाना निगार सामने नहीं आ पाते हैं। प्रोफ़ेसर फ़ारूक बख्शी साहब, मैं चाहूँगा कि आप कुछ अफसाना निगारों का भी उनके कारनामों का ज़िक्र करें, उनके अफसानों का ज़िक्र करें जिनमें हमें जो है अपनी तहज़ीब, हिंदुस्तानी तहज़ीब दिखाई देती है। मैं अपने दोनों पैनलिस्ट की बात को आगे बढ़ाते हुए, किसी को रद्द करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि चीज़ें इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती हैं, और जिन चीज़ों का इजाफ़ा होता है और जिन चीज़ों की कमी होती है वो सिलसिला सदियों का है और ये होता रहेगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो तहज़ीब का बेस होता है, जो तहज़ीबी इक़दार की बुनियादें होती हैं, वो इतनी आसानी से नहीं मिटती हैं। इतनी आसानी, चाहे ग्लोबलाइजेशन हो जाए, ग्लोबल विलेज में दाखिल हो जाएं, आप कहीं चले जाएं। मैं ख़ास तौर से चूँकि मौजू 21वीं सदी का रखा गया है, तो मैं बहुत यकीन के साथ और एतमाद के साथ आपसे ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे अफसाने में भी और हमारे नावल में भी उस खालिस हिंदुस्तानी तहज़ीब का जो तसव्वुर हमारे जहन के अंदर है, आप सिर्फ हिंदू मुसलमान का तस्करा करके खामोश हो जाएं नावल के हवाले से, अफसाने के हवाले से नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। मैं मसलन देखिए, कुछ मेरे साथ मामला क्या है कि मुझे मेरे वालिद मेरी तरह टीचर थे, तो जब मैंने शायरी शुरू की तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर बेहतर शेर कहना चाहते हो तो फ़िक्शन का मुताला किया करो। तो मैंने ये बात अपने गिरह में बांध ली और मैं फ़िक्शन पढ़ने लगा। उसका नतीजा ये हुआ कि मेरी किसी शायर से दोस्ती नहीं है, तमाम फ़िक्शन निगार मेरे दोस्त हैं। आप तसव्वुर कीजिए कि अभी तारीख़ शतारी का नावल आसमान मंजिल आया है, ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 7-8 महीने की बात है कुल। तो मैं अबूबकर वासा आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि उर्दू का मामला ये है, आसमान मंजिल जिन लोगों ने पढ़ा है वो जानते हैं कि उसके अंदर भाई पूरी तहज़ीब, बदलती हुई तहज़ीब का मंजरनामा है 150-200 साल से लेके आज तक। उसमें रिश्ते भी हैं, ताल्लुक़ भी है, और वो तमाम तर चीज़ें हैं जो तहज़ीब से इबारत होती हैं। ये हमारी दोस्त राजस्थान की प्रोफेसर यहाँ बैठी हैं, हमारी दोस्त सरवत ख़ान ने, मैं कहूँगा इलाक़ाई सतह पर भी हिंदुस्तानी तहज़ीब की नुमाइंदगी हमारे फिक्शन में बहुत नुमायाँ तौर पर हो रही है। तो सरवत ख़ान का नावल जो पथ अंधेरा पग है, वो नावल पूरे राजस्थानी तहज़ीब की नुमाइंदगी करता है। और राजस्थान में जो एक तरह की ये रस्म है, समाजी एतबार, यानी उसके दो पहलू हो गए नावल के, एक समाजी ख़ास तौर से और एक तहज़ीबी एतबार से। तो कभी कभी होता है कि हमें तहज़ीब के अंदर भी कुछ रस्म व रिवाज ऐसे होते हैं जो बदलते हुए मंजरनामे के साथ काबिल कबूल नहीं होते, तो उनको रद्द करना भी पड़ता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम रद्द करना चाहते हैं फिर भी रद्द नहीं कर पाते। दोनों नावलों का जिक्र मैंने किया, ज़रा गुफ्तगू करूँगा तो टाइम इनके मुताबिक थोड़ा कम है, और शम्स इकबाल साहब टाइम के बड़े पाबंद हैं, बिल्कुल मुझे मालूम है। तो ये दोनों नावल बतौर ख़ास मेरी नज़र में, और इसके अलावा और भी है, गज़नफ़र का नावल है जैसे कहा, और भी बहुत सारे नावल हैं। ख़ास तौर से अफसाने की बात मुझसे की गई, तो देखिए मैं कुछ अफसाने का जिक्र ज़रूर करूँगा। मैंने अभी उनका खुर्शीद आलम का अफसानी मजमूआ आया है दरीदा, उसमें मेरे ख्याल में 20-22 अफसाने हैं, लेकिन एक अफसाना उसके अंदर है। तो ये मत समझिए कि सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात होगी, उनमें यकजहती इत्तेहाद, वो तो लाजमी है हमारी तहज़ीब जिसने 1000 साल के अंदर जो डेवलप किया है अपने आप को। लेकिन उस कहानी ने अगर और जीते रहिए, उसने, आप ये देखिए कि उसमें एक थर्ड जेंडर की कहानी है वो, और थर्ड जेंडर जो है महल्ले में उसे जिस तरह परेशान किया जाता है, सताया जाता है, और उसके साथ जिस तरह की जिनसी ज़्यादतियाँ की जाती हैं, लेकिन जब महल्ले की एक लड़की, उसकी जान के लाले पड़े हुए हैं और उसे ब्लड की ज़रूरत होती है, और वो ब्लड ग्रुप सिर्फ उसके पास है और महल्ले में कोई ब्लड देने वाला नहीं मिलता, तो वो थर्ड जेंडर आगे बढ़ता है और उसकी लड़की की जान बचाता है। तो ये तसव्वुर तहज़ीब से ख़ास तौर पे जुड़ा हुआ है कि हमारी तहज़ीब के अंदर एक दूसरे के लिए कुर्बान होने की बात है। और बाकी वो मैंने और जिक्र किया था, एक इब्ने कमल की कहानी है कन्यादान।
वो बिल्कुल जैसे अध्यापक का तस्वुर है ऐसे ही कन्यादान का तस्वुर है कि गांव में बारिशें नहीं हो रही हैं, अकाल पड़ रहा है बुरे तरीके से। तो किसी ने कहा कि किसी के यहाँ 4 बेटियां हों और वो चारों बेटियां अगर हल लेके चलें और जुताई करें खेत की तो ऊपर वाला बारिश, हालांकि ये बड़ी अकल से खारिज सी बात है कि आप तस्वुर करें, लेकिन ऐसा होता है और वो लड़कियाँ जाती हैं और बारिश होती है। तो क्योंकि हमारे यहाँ आप देखा ना हिंदुस्तानी तहजीब में, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, आपने बचपन में देखा होगा कि लाल पीले झंडे, हम खुदा के बंदे, बच्चे जब बारिशें नहीं होती थी तो बच्चे गलियों गलियों में गाते फिरते थे। ये क्या है? ये हमारा तहजीबी विरसा है, तहजीब का हिस्सा है हमारी। और बहुत सारी कहानियों का जिक्र, तारीख़ से तारीख़ की नेम प्लेट है, बाग का दरवाज़ा है, और बेग एहसास का दखमा, वो बिल्कुल एक पारसी तहजीब का एक नमूना है। हिंदुस्तान में तो सारे एक मिला जुला रहा है ना, उसके बारे में तफसील से बात करने की ज़रूरत है हालांकि, लेकिन यह है कि दखमा में है। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं मियाँ रज़ाक़ साहब, और बेपनाह में यहाँ जिक्र हो सकता है और गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन जाहिर सी बात है 3 पैनलिस्ट हैं तो तीनों के दरमियान वक्त का तवाज़ुन रहना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया जी सर। अभी जो है बदलते हुए हालात का ज़िक्र हुआ, और जिस तरह से हालात बदल रहे हैं उसी तरह से 21वीं सदी में लिखने वाले जो है अपनी कहानियाँ भी लिख रहे हैं, और ये जो तनव्वुर है वो फ़िक्शन में किस तरह से है, और कौन कौन से नाम अहम नाम है ख़ास तौर से अफ़साने की दुनिया में। तो सर मैं चाहूँगा कि आप जो तहज़ीबी तनव्वुर है ख़ास तौर से अफ़सानों में, इस पर रोशनी डालें। बहुत से लोग हैं जो बदलती हुई तहज़ीब को बयान कर रहे हैं। मसलन अभी उर्दू आया है शाइस्ता यूसुफ़ का, है ना, तो अब जादुई हकीकत निगारी से किस तरीके से करती हैं, या खालिद जावेद हैं वो जो लिख रहे हैं, जो नावल लिख रहे हैं उस तरीके से है। या तारीख़ छतारी का ज़िक्र आया, तारीख़ छतारी के बहुत से अफ़सानों में हैं, जैसे सीढ़ियाँ हैं, 10 बीघे खेत हैं। तो तहज़ीब किस तरीके से बदल रही ये है, या सैयद मोहम्मद अशरफ है, दुआ है, डार से बिछड़े हैं, है ना, ये इस तरीके से है। फिर जो नए लिखने वाले हैं, ख़ास तौर से जो हमारे बिल्कुल यंग हैं अभी लिख रहे हैं, उसमें जैसे रख्शन दारवी मेहदी है, शहनाज रहमान है, गज़ाला कमर है, एजाज़ कमर वग़ैरह, इस तरीके के जो नाम हैं। वो लड़की क्या नाम है उसका, कौन जैदी, वो भी अफ़साने लिख रहे हैं। तो जो नए लोग लिख रहे हैं ज़ाहिर है कि अपनी तहज़ीब लिख रहे हैं, ये वो तहज़ीब लिख रहे हैं जो हमारी यहाँ तब्दील होती हुई तहज़ीब है, जो हमारी कदीम तहज़ीबें थी, जो हमारे आबा व अजदाद की तहज़ीबें थी, वो जैसे जैसे बदल रही है तो वो नई तहज़ीब की कहानियाँ लिख रहे हैं। तो हमारे यहाँ काफ़ी लोग हैं लिखने वाले, है ना, और बदलती हुई तहज़ीब के मुकाबले में बदलती हुई तहज़ीब को अपने अफ़सानों में वो जगह दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। खालिद अशरफ सर, आप चूँकि नावल के नाक़िद हैं, तो मैं चाहूँगा कि कुछ नावलों का, तहज़ीबी नावलों का तज़किया किस तरह से हो सकता है उस पर रोशनी डालें। देखिए, बात चूँकि तहज़ीब की हो रही है, इसलिए मेरे जहन में जो तहज़ीब के ताल्लुक़ से, ये हवाला का वर्ड में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि हवाला जो है वो पैसों वैसों का भी हो जाता है, कभी आदमी फंस जाए उसमें, और ये हवाला लाहौर से आया था हमारे यहाँ। तो तहज़ीब के ताल्लुक़ से जो पहला नावल मेरे जहन में आता है वो आता है मिर्ज़ा रुस्वा का उमराव जान अदा। उसके बाद हमारे यहाँ इंतज़ार हुसैन और कुरतुल हैदर, और फिर शमसुरान फ़ारूक़ी साहब आखिरी फ़ेज़ में, अनीस अशफ़ाक़ और तारिक छतारी वगैरह। इन सब में ज़रा गौर कीजिए, ये सब जो हैं लखनऊ के अतराफ़ के लोग हैं। तो पता चला कि अवध जिसे हम कहते हैं, अवध का ज़ाहिर है कि सकाफ़त बहुत मज़बूत और बहुत खूबसूरत तहज़ीब थी। वो ठीक है, लो इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आज उसमें बहुत कुछ तब्दील हो गया है और असल की झलकियाँ अब बहुत कम मिलती हैं वहाँ पर, लेकिन कुछ ना कुछ राख अभी बाकी है। तो फ़ारूक़ी साहब ने नावल लिखा कई चांद थे सरे आसमां। अच्छा, एक बात जो इससे डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं है, फ़ारूक़ी साहब अलामत और तजरीद की ज़िंदगी भर उसके लिए पूरा स्कूल चलाया उन्होंने, शबखून का स्कूल उसे हम कह सकते हैं। लेकिन जब नावल लिखते हैं वो और अफसाने लिखते हैं सवार के, तो खालिसतन
पुराने तर्ज का बयानिया है, जिसके लिए वो प्रेमचंदी बयानिया का वर्ड भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन फारूकी साहब जाहिर है कि बड़े आदमी थे, वो एक टाइम पे क्या करते हैं, माजरत के साथ सर, चूँकि ये 21वीं सदी का फिक्शन है, तो मैं चाहूँगा कि जो है आप इस पर आए। ये फारूकी साहब के जो नावल है कई चांद थे सरे आसमां 2006 में आया था। उसके बाद अनीस अशफाक का नावल आया ख्वाब शराब, उसके बाद और भी कुछ नावल आए। इन सब नावलों में मुझे एक एहसास लगता है, एहसास महरूमी लगता है कि देखो हमारी इतनी खूबसूरत तहजीब ख़त्म हो रही है और हम उसे ज़िंदा नहीं रख पा रहे हैं। और ये चीज़ उसमें थी। फारूकी साहब तो जो डिटेल हमें देते हैं ना, वो डिटेल कुरतुल हैदर के हमें मिलती हैं गर्दिश रंगे चमन में। पुरानी तहजीब की जो तफसीली अक्कासी उन्होंने की है वो इन नावलों में नज़र आती है और एक एहसास इन लोगों में पाया जाता है। यह अभी मैं पढ़ रहा था ज़किया मशहदी के अफसाने। ज़किया मशहदी के अफसाने ज़ाहिर है कि बिहार का लोकेल है उनका, और बिहार के गाँव को ख़ास तौर पर वो अक्कासी करती हैं उसकी। वहाँ जो पुरानी जो कल्चर थी ना, बिल्कुल मुकामी रस्टिक कल्चर जिसे कहते हैं, जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी, वो नज़र आती है। तो मुझे तो बराबर एक एहसास लगता है कि इन लोगों के यहाँ एक सेंस ऑफ डिप्रीवेशन है कि भाई ये हमारी इतनी खूबसूरत कल्चर तबाह हो रही है, ये ख़त्म हो रही है, और जो नई कल्चर आ रही है वो बहुत ही क्रूड और नॉइज़ी है, शोर बहुत ज़्यादा है, उसमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। ये शमीम हनफी साहब बराबर इस्तेमाल करते थे, शोर का, नॉइज़ का वर्ड बहुत इस्तेमाल करते थे। तो ये एक तरह की महरूमी का एहसास मुझे दिखाई देता है कि उसका मुतबादिल जो है वो इतना खूबसूरत और इतना पोएटिक, इतना शेरी नहीं है। ये मेरा अपना एहसास है, तजर्बा है। बहुत शुक्रिया सर। प्रोफेसर फ़ारूक बख्शी सर, मेरा अगला आपसे सवाल ये है कि 21वीं सदी का जो फ़िक्शन है, इस सदी में जो फ़िक्शन लिख रहे हैं, चाहे लिखने वाले उनका ताल्लुक़ कहीं से भी हो, लेकिन जब भी फ़िक्शन की बात होती है तो कुछ ही नाम हमारे सामने आते हैं जिन पे लोग अक्सर बातें करते रहते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जो पस मंज़र में चले जाते हैं। अभी हम सब ने जो है बहुत तफसीली गुफ्तगू की हर तरफ से, लेकिन रहमान अब्बास साहब का ज़िक्र नहीं आया, इसी तरह से सादिका नवाब साहिबा का ज़िक्र नहीं आया, इस तरह से और भी जी सिद्दीक़ आलम साहब का, और भी कुछ नाम जो लखनऊ के हैं, एक खुदा की जो है सर मोहसिन खान साहब, उनका भी जिक्र नहीं आया। तो ऐसा क्यों सर? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल कि जैसे सादिका नवाब शहर के 2 नावल इधर आए अभी चंद बरसों में, और मोहसिन खान के, आवाज़ आ रही है, मोहसिन खान के नावल ने तो बहुत धूम मचाई है कि मत पूछिए, अल्लाह मियाँ का कारखाना। अच्छे अच्छे लोग ईमान ताज़ा कर बैठे उस नावल को पढ़ने के बाद। मैंने तो 3-4 मरतबा पढ़ा अल्लाह मियाँ का कारखाना। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है। बल्कि मैं एक बात आपसे अर्ज़ करूँगा कि शमश इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं और मेरे हम ख्याल हैं इस मामले में परसों की गुफ्तगू के बाद। वो गुफ्तगू ये है कि जो लोग एहसास कमतरी का शिकार हैं, और वो इनकी बात कभी मैं आगे बढ़ाऊँगा उस बात को भी, कि जो उनके यहाँ जो एहसास है कि उस तहज़ीब के मिटने का, खोने का, लेकिन उस तहज़ीब की जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उनके खोने का एहसास किसको नहीं है? वो सबको एहसास है उस बात का जो तहज़ीब के। अब ये कि नई तहज़ीब ने जो दस्तक दी है और वो जिस तरह से सारी चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा है, वो एक अलग बात है बदलते हुए ज़माने के साथ। लेकिन फ़नकार तो आमतौर से माजी की तरफ देखता है मुड़ के कि क्या थे और क्या हो गए। तो ऐसा नहीं है कि फ़ारूकी हों या तारीख़ सतारी हों, मैंने भी सबके नावल पढ़े हैं इत्तफ़ाक़ से, लेकिन अभी इन्होंने उनका जिक्र किया मोहसिन खां का और सादिका नवाब शहर का, और अब्दुर्रहमान का जिक्र किया, रहमान अब्बास का। रहमान अब्बास जी सिद्दीक़ आलम बतौर ख़ास। तो ये सारे के सारे, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो बात बीच में रह गई थी वो ये थी कि जो लोग एहसास से कमतरी का शिकार हो जाते हैं असल में, और ये एहसास उर्दू वाला, जिसको देखो रो रहा है कि उर्दू मिट रही है, 1 करोड़ की किताबें बिक गई हैं लिखड़ के अंदर, सोए हुए शहर के अंदर, उर्दू मिट रही है? कोई नहीं भाई, उर्दू नहीं मिट रही। कहने के साथ उर्दू अफसाना ख़त्म हो गया, उर्दू नावल नहीं लिखा जा रहा, उर्दू शायरी नहीं लिखी जा रही। आप यकीन जानिए, कसम खुदा की, ऐसे ऐसे खूबसूरत शेर, ऐसे ऐसे मौजूद, ऐसे ऐसे मौजूदात पर शेर के मिर्ज़ा गालिब के जहन में भी वो ख्याल नहीं आए होंगे जो आज के नौजवान शौरा शायरी कर रहे हैं।
बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि हमने तो पढ़ने की आदत बंद कर ली, हमने तो ये ले लिया हाथ में, जो इस पे आ जाता है उस पे हम साथ करते हैं, बाकी सारा मामला आगे पीछे कुछ नहीं है। अफसाना इतना खूबसूरत, मैं कोई 15 बरस पहले की बात है, मेरे एक बहुत मारूफ अफसाना निगार, मैंने कहा ना कि सब ज़्यादातर फिक्शन राइटर से दोस्ती है जिनके नाम आपने लिए हैं नए वालों के, चाहे रहमान हो या और सबसे दोस्ती, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कोई अफसाना नहीं आया आपका बहुत दिन से, तो कहने लगे वो रेडियो का इनविटेशन ही नहीं आया तो अफसाना कहाँ से आएगा। तो यानी कि रेडियो का इनविटेशन आएगा तब अफसाना लिखेंगे। जब हमारा ये कमिटमेंट हो अदब की राइटिंग का, तो फिर तसव्वुर कीजिए कि अदब कहाँ से तख्लीक होगा, कैसे तख्लीक होगा। तो सवाल ये है कि अफसाना तो, क्योंकि बात ये नहीं है कि 15 साल से अफसाना नहीं लिखा आपने, बात ये है कि उर्दू नावल और उर्दू अफसाना इतना आगे निकल चुका है कि उससे कदम से कदम मिलाकर चलना अब अरे गैरे नत्तो खैरे का काम नहीं है, बस की चीज़ नहीं है। इसलिए वो ज़माना नहीं है आप प्रेमचंद का कि आपने गाँव की ज़िंदगी का मुताला किया और अफसाना खींच मारा। आज आलमी सतह पर जो डेवलपमेंट हैं, आलमी सतह पर जो इल्म है, अगर आप उसको अंगेज़ करने का हुनर नहीं जानते तो ना आप अच्छा फिक्शन लिख सकते हैं ना अच्छी शायरी कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये है, लेकिन मैं एक पॉजिटिव बात आपसे रज़ाक साहब कहना चाहूँगा कि मैं ना एहसास कमतरी का शिकार हूँ, इसलिए कि ज़बान बेइंतहा तरक्की कर रही है, पढ़ने वालों का सिलसिला फैलता जा रहा है। मैं मानूं में रहा इतने लंबे अरसे तक, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि 40 सीटें होती थी, 800 फॉर्म आते थे दाखिले के लिए और उसमें से 40 छांटने पड़ते थे। यही हाल जामिया का है, यही हाल DU का है, यही हाल और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का है जहाँ जहाँ हमने काम किया। तो ना तो उर्दू मर रही है, ना उर्दू का अदब मर रहा है, ना ज़बान मर रही है। अगर कहीं से कमी आ रही है तो वो हम हैं, ना अखबार ख़रीदेंगे, ना रिसाला ख़रीदेंगे, ना किताब ख़रीदेंगे, ना बुक फेयर में आएंगे और फिर कहेंगे कि साहब तहज़ीब मिट रही है। तो तहज़ीब कहाँ से बाकी रहेगी भाई, फिर है ना सर। बहुत शुक्रिया सर कि जो है लिखने वालों पर जो है मादियत का असर है और बहुत ज़्यादा है, और शायद इसकी वजह से जो है इस तरह से जो है लिखने वाले सामने नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन सर मेरा मानना यह है कि जो हमारे सामने हैं, जो तख्लीक़ात हैं, जिनका अभी ज़िक्र आया, ठीक है सर। प्रोफेसर अब्बास सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज यानी 21वीं सदी में जो फ़िक्शन लिखा जा रहा है, क्या उस फ़िक्शन को हम उस खाने में रख सकते हैं जिसको हम क्लासिकल ज़ुमरे में रखते हैं? मैं शुरू से कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये बहुत अच्छा किया शम्स इकबाल साहब ने कि इस मौजू को रखा। आपने कहा कि उर्दू फ़िक्शन में हिंदुस्तानी समाज, मैं ये कह रहा हूँ कि उर्दू फ़िक्शन में फ़िलहाल हिंदुस्तानी तहज़ीब नहीं लिखी जा रही है या बहुत कम लिखी जा रही है। उर्दू फ़िक्शन में हिंदुस्तानी समाज लिखा जा रहा है, हिंदुस्तानी सियासत लिखा जा रहा है ना, हिंदुस्तानी इश्क लिखा जा रहा है, मुआशका लिखा जा रहा है, तहज़ीब नहीं लिखी जा रही है। जो दो तरह का तरीक़ा है हमारे यहाँ, एक तो वो लोग हैं जैसे क़ुर्रतुल ऐन हैदर हैं, इंतज़ार हुसैन हैं, कुछ आप कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं कहना ये चाह रहा हूँ सर, जैसे अभी जो अनीस अशफाक का नावल आया है या फिर जो शब्बीर आलम का नावल है, इसी तरह से ये क्या नाम है, सादिका नवाब शहर का जो नावल है, तो ये नावल जो है इनको इनामात भी मिले हैं और इनमें लोग जो है तहज़ीबी पहलू को ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करते हैं। जी सर। हिंदुस्तानी तहज़ीब जो हमारी यहाँ बयान हुई है दो तरीक़े से हुई है, जैसे क़ुर्रतुल ऐन हैदर हैं, इंतज़ार हुसैन ने नादार लोग लिखे, है ना, अनीस अशफाक साहब ने ख्वाब सराब लिखा, या इस तरीक़े से ये ख़ुद चीनी कोठी है सिद्दीक़ आलम की, सैयद मोहम्मद अशरफ का आखिरी सवारियाँ, इन सब में पुरानी तहज़ीब के ख़त्म होने का रोना रोया गया है। तहज़ीब उसको 21वीं सदी की तहज़ीब नहीं कहेंगे या मौजूदा तहज़ीब नहीं कहेंगे, वो तहज़ीब है जिससे इन लोगों को एक तरह का इश्क था और उसके ख़त्म होने का रोना रो रहे हैं। दूसरा वो है कि जो पुरानी तहज़ीब थी उनके ख़त्म होने की खुशियाँ मनाई जा रही हैं, जैसे अंधेरा पक्का ज़िक्र आया है ना, सदक़े की रस्म था या बेवा को अलग करने की रस्म थी, उनको ख़त्म करने का। फ़िलहाल हमारे यहाँ कोई ऐसा नोवेल या ऐसे अफसाने नहीं लिखे जा रहे हैं जिसमें हिंदुस्तानी तहज़ीब की मुकम्मल अक्कासी हो। वो तहज़ीब है जो मिलवा तहज़ीब है, जो वेस्टर्न कल्चर है, जो यहाँ इम्पोज़ किया गया है बाहर से, वो सारी तहज़ीबें हैं। ठीक है, तहज़ीब में तब्दीली आती रहती है, जामिद नहीं होती है तहज़ीब,
बदलती रहती है। लेकिन उस तरह का कोई बहुत ही अच्छा नावल कहें हम तो उस तरह का बहुत ही अच्छा नावल नहीं पाकिस्तान में लिखेंगे, सिफर से एक तक, गुलाम बाग, इस तरह के नावल लिखे गए हैं। लेकिन 21वीं सदी में हमारे यहाँ सिवाय शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी के, जो उसमें ज़ाहिर है कि वो उसमें भी पुरानी तहज़ीब का रोना रोया गया है, लेकिन बाद की चीज़ें भी जो की हैं तो वो है जो इनका कई चांद थे सरे आसमां या कब्ज़ ज़मा, तो ये सारी चीज़ें तो हैं। लेकिन कोई ऐसा नावल जो तहज़ीबी एतबार से बहुत ही अहम हो या बहुत ही अच्छा अफसाना कोई हो, मुझे उम्मीद तो है, लिखा भी जा रहा है, लेकिन मुकम्मल मिसाल नहीं बन सकता। सर देखिए, मैं आपसे ही सर सवाल को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि सर देखिए, उस वक्त भी फ़नकार थे और आज भी हमारे दरमियान बहुत बड़े बड़े फ़नकार हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि सर जो है सिर्फ जो हमारी जो पुरानी तहज़ीबें हैं, रिवायतें हैं, उनका ही रोया जा रहा है। जो नई तहज़ीब या फिर जो नई चीज़ें हम अडॉप्ट कर रहे हैं उनको जो है हम अपने फ़िक्शन में जगह नहीं दे पा रहे हैं, जबकि ये भी फ़िक्शन निगार हैं, हमारे लिखने वाले बड़े अहम फ़िक्शन निगार हैं। तो ऐसा क्यों सर, इसकी क्या वजूहात हो सकती है? दो चीज़ें हैं। मौलाना हाली ने कहा था ना कि 3 चीज़ें शायरी के लिए शर्त करार दी थी, है ना? तो फ़िक्शन में भी है कि आपका मुताला होना चाहिए, मुशाहिदा होना चाहिए, तफ़हुज़ से अल्फाज भी होना चाहिए, आपके पास वोकैबुलरी भी होनी चाहिए। आप न समाज का न किताबों का मुताला करते हैं, न समाज का मुशाहिदा करते हैं, और न आपके पास वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी कब होगी? जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे लिखेंगे। आपने क्लासिक्स पढ़ा नहीं है, समाज का ठीक से मुताला नहीं किया है। शमूल अहमद ने लिखा था कि घर में लिख करके फ़िक्शन लिखा ही नहीं जा सकता जब तक आप बाज़ार में ना निकले, मेले ठेले में ना निकले, नुमाइश में ना निकले, पब्लिक पैलेस पे ना निकले, न आपको कोई नया किरदार मिलेगा अपने ज़माने का, न कोई आप मौजू मिलेगा, और न वो नई तहज़ीब मिलेगी। उसके लिए ज़रूरी है कि आप बाहर निकले घर से और खुली आंखों से सब चीज़ को देखें। बहुत शुक्रिया सर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आज का फ़िक्शन है इसमें उस तरह से हिंदुस्तानी तहज़ीब की अक्कासी नहीं हो पा रही है जिस तरह से होनी चाहिए थी, और उस फ़नकारों को ख़ास तौर से हमें जो फ़नकार हैं हमारे दरमियान उनको तवज्जो देने की ज़रूरत है, मुताले में, मुशाहिदे में, हर चीज़ में, तभी जाकर के उस तरह से फ़िक्शन हमारे 21वीं सदी में सामने आ सकता है। सर इसी के साथ हमारा उसमें एक ये हम इजाफ़ा कर दें, इस तरह के अगर सिम्पोजियम, मुज़ाकरे, बहस मुबाहसा होता रहे तो शायद लोग इस तरफ तवज्जो दें। और मेरे ख्याल से आज के मौजू का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है हम सर का बहुत शुक्रगुज़ार हैं, इस तरफ तवज्जो देंगे। जी सर। कोई मौजू हम मुतय्यन करते हैं तो उसकी वजह होती है, और उसकी वजह गालिबा यही रही होगी कि हमारी यहाँ वो तहज़ीब क्यों नहीं बयान हो रही है जो पुराने लोगों ने तहज़ीब बयान की। तो इस तरह के मुबाहिसे होते रहेंगे तो शायद लोगों के जहन में ये बात है। लेकिन बहुत, और यहाँ ये जो प्लेटफॉर्म मिला है इसके लिए हम सर का जो है शम्स सर का बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने हम सब के लिए ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया और इस तरह से डिस्कशन हुए और बहुत सारी बातें सामने आई। सर आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तीनों ने अपने अंदाज़ में बातें रखी। बहुत शुक्रिया।